नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 14 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा टोटल नोट्स फॉर्म में। उसके लिए आप बुद्धा आईएएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। देखते हैं आज कौन कौन सा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जज की किस तरह से नियुक्ति की जाती है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद विश्व ट्रेड की बात करेंगे, वैश्विक व्यापार में क्या क्या अभी चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी बनने की संभावना है। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल ये आपको जीएस पेपर 2 से इसको लिंक कर सकते हैं, राज्य व्यवस्था से, कॉलेजियम सिस्टम से। ठीक है, इस संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, पहले ये समझिए। कॉलेजियम सिस्टम ये होता है कि उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। इस कॉलेजियम सिस्टम में 4-5 मेंबर होते हैं। पहला आपका होता है सीजीआई, उसके बाद उसके साथ साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो टोटल 5 मेंबर होते हैं सीजीआई कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। ये कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ही आपको रिकमेंड किया जाता है कि किन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो ये कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई दूसरा पार्टी नहीं कर सकता, लेकिन यही माध्यम है, कॉलेजियम सिस्टम ही एक माध्यम है जिसके द्वारा नियुक्ति का प्रक्रिया को किया जाता है, नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। यह जो कॉलेजियम सिस्टम है, यह क्या करता है? यह जो प्रणाली है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मध्य में विकसित हुई है, ना कि यह कोई संसद का कानून है, ना कि ये कोई संविधान में प्रावधान है। ये ना ही संविधान में इसका प्रावधान है और ना ही ये संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। इसमें कॉलेजियम सिस्टम में ये है कि ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही एक प्रथा को विकसित किया गया है। यही प्रथा ये चलती आ रही है कि हम किस तरह से अपने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति करेंगे। 99 संविधान संशोधन में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर संविधान ने संसद में कानून बनाया गया था। इस संसद में कानून बनाने के साथ ये था कि विपक्ष के नेता भी होंगे, साथ साथ एक मंत्री भी होगा, और इनमें सीजीआई को भी 1-2-3 को अधिकारी को करके एक सिस्टम बनाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को डिसमिस कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि ये जो है वो संविधान के खिलाफ है। ये बता रहे हैं कि ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है। इसमें ये होगा कि हमारी जो स्वायत्तता है, हमारी जो स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता हट जाएगी। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे उन्होंने 99 संविधान संशोधन द्वारा जो बनाया गया था, इसको ये खत्म कर दिए। अब राइटर के द्वारा बताया जाता है या एक्सपर्ट विशेषज्ञ ये कॉलेजियम सिस्टम को आलोचना करते हैं। ये आलोचना किस आधार पे होता है? पहला आलोचना का आधार है कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। नियंत्रण और संतुलन, अब देखिए चेक एंड बैलेंस जो हमारे यहाँ पे चलता है, चेक एंड बैलेंस, जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये तीनों का कार्य को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। न्यायपालिका का कार्य चेक करेंगे कार्यपालिका करेगा विधायिका। तो ये तीनों एक दूसरे के कार्यों को चेक कर पाएंगे। लेकिन इस सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, ये जो सिस्टम अभी डेवलप है, इस माध्यम से क्या इसमें चेक एंड बैलेंस किया जाता है? जी नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता है। ये जो चेक एंड बैलेंस की संतुलन की जो सिद्धांत है, इसका विरुद्ध जाता है। दूसरा क्या है कि भाई भतीजेवाद, इसमें भाई भतीजेवाद का भी आरोप लगा है कि हो सकता है जो सिस्टम 4 जो पार्टी है, 5 जो कोर्ट है, 5 जजों के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, हो सकता है इस जज में से कोई इनका रिलेटिव हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई इनका भाई भतीजा, मतलब अपना कोई ब्लड रिलेशन का हो। तो ये चीज़ें सामने आती है कि इससे क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति होता है और ये आपने ऐसे को चुना जो आपके रिलेटिव है, तो इनके दोनों में अनजस्टिस होती है, न्याय नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे योग्यता के आधार पे मिलना चाहिए, ना ही कि आप रिलेटिव के आधार पे। लेकिन देखा गया है बहुत सारे केसों में, बहुत सारे मामलों में कि अपने निकटवर्ती जो रिश्तेदार है उनकी नियुक्ति किया जाता है और योग्यता को अनदेखी किया जाता है सिस्टम के अंदर से। और उसके साथ साथ इन सिस्टमों में कोई पारदर्शिता नहीं होती। पारदर्शिता का और आप बोल सकते हैं ना निष्पक्षता, कोई निष्पक्षता पारदर्शिता हमने आगे देखा कि योग्यता को तो साइड कर दिया जाता है, आप किसको ले रहे हैं? जो आपके रिलेटिव है। लेकिन क्या इसका पारदर्शिता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही ये संविधान के द्वारा बनाया गया है और ना ही ये कोई संसद में इसका बिल आया है। तो आप किस तरह से इसको गलत ठहरा सकते? नहीं ठहरा सकते। ये तो इनकी अपनी डेवलप चल रही है, इनकी अपनी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं में किया गया था। उसी तरह से उच्चतम न्यायालय में जब रंजन गोगोई थे, संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में उन्होंने बहुत कम न्यायाधीशों की क्या किए थे? नियुक्ति किए थे। अब ये किस कारण से किए थे? इसका यह कारण था कि चुने गए जो लोग हैं,
वो ज़्यादा मेधावी पाए गए थे। मतलब जो लोग हैं वो ज़्यादा उनके पास क्या थी, क्वालिटी थी, ज़्यादा उनके पास मेरिट था, तो इन चीज़ों को दिया जाता। तो इसलिए यहाँ पे पारदर्शिता का भी अभाव देखने को हमें मिलता है। निष्कर्ष में राइटर ये बता रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये प्रणाली अभी सबसे अच्छी है। इस प्रणाली में राइटर ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपको संसद के द्वारा कोई कानून बनाना चाहिए फिर ऐसे सिस्टम इमर्ज होना चाहिए, नहीं। इन्होंने बोला कि इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम कॉलेजियम का चल रहा है वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन इसमें वास्तविक रूप से जो कोई कारण है, जो प्रॉब्लम है, जो गलत चीज़ें इसमें दिया हुआ है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। उसको यदि दूर किया जाएगा, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को आगे और अच्छे तरीके से और इफेक्टिव रूप से जाएगा। और खासकर आप पारदर्शिता रखिए, यदि पारदर्शिता रखेंगे फिर जाके क्या होगा कि हमें न्यायपालिका पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है सभी को। यदि न्यायपालिका पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, लोगों को विश्वास कहाँ जाएगा। इसलिए लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का काम है कि उनके बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विश्व व्यापार से रिलेटेड। इसको आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि पिछले वर्ष जिस तरह से महामारी आया था, कोविड का टाइम था, कोरोना टाइम था, तो उस समय पूरा ही वर्ल्ड, पूरा विश्व एक पेंडेमिक में चला गया था, महामारी में चली गई थी। यहाँ पे जीवन और खाने का सवाल था, आप जीना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लोगों ने क्या किया, जीने पे ज़्यादा भरोसा किया, बचे जाएगा, बचना है तो हमने क्या किया, बहुत सारे एक्टिविटी को बंद कर दिया। हमने वही चीज़ किया जो हमें जीने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा चीज़ों को करना हमने सही नहीं सोचा। इसके कारण क्या हुआ कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उनमें गिरावट आई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में झेल रहा था, पूरी व्यवस्था लॉकडाउन में थी। तो 4.4% विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट आया, और वैश्विक जो व्यापार है उससे 5.3% की कमी आई। और नौकरी तो 75 मिलियन नौकरी तो चला गया। आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नौकरी 75% नौकरियां, जॉब चली गई, लोग जॉबलेस हो गए, जिस कारण से अब लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा नहीं है, अब किस तरह से ये मर्ज करेंगे। इसके साथ है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के अनुसार भारत में ये बताया जाता है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था, जीडीपी है, ये कितने प्रतिशत, 7.3% की कमी आई है इसमें जीडीपी में। और CMIE के अनुसार लगभग 10 मिलियन नौकरी भारत में गया है। पूरे वर्ल्ड में कितना गया है, 75 मिलियन। केवल भारत में 10 मिलियन जॉब चले गए, जॉब खत्म हो चुका है। अब सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा जॉब चला गया, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा पीछे हो गई, 7% की लॉस झेल रही है। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 4.3 की लॉस झेल रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या संभावना हो सकती है? राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपको किस चीज़ों पे संभालने की ज़रूरत है कि हम इनसे उभर के, जिस तरह से आपने देखा था कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस तरह से हमने किस तरह से निपटा था। लेकिन अभी क्या है, हमारी पूरी वर्ल्ड की जो जितनी भी बिजनेस है उस पर, साइकिल चेन पे, अर्थव्यवस्था पे अंकुश लग गया है। इन चीज़ों को उभरने के लिए राइटर के द्वारा कुछ समाधान बताया जाता है। संभावना ये जताई जाती है कि क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहले ये चीज़ें किया गया है कि संरक्षणवाद की बढ़ावा मिली है। दुनिया अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे थी, पहले क्या था कि खुलेपन था, पूरा वर्ल्ड खुला हुआ था। आप एक देशों से दूसरे देश, वैश्वीकरण हुआ करता था, ग्लोबलाइजेशन था हमारा। लेकिन अब जो सभी देश है वो संरक्षणवाद के तरफ आगे बढ़ रहा है। संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है? संरक्षणवाद का मतलब होता है कि हम अपने वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरी जगह से कोई वस्तु आता है तो उस पर हम ट्रैफिक ज़्यादा लगा देंगे, हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, तो उनकी वस्तुओं को प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा जो वस्तु है उनकी प्राइस हम सब्सिडी देके कम करेंगे, जिससे कि हमारे वस्तुओं का डिमांड बने और हमारे यहाँ पे रोजगार उत्पन्न हो। तो इस तरह से सभी को रोजगार देने के लिए, सभी चीज़ों के लिए, तो अभी हाल ही में देखा गया कि हर देश संरक्षणवाद की नीति की तरफ जा रहा है। जैसे आपने भारत को देखिए, भारत, मोदी जी का स्लोगन क्या, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है, आप संरक्षणवाद नहीं बता सकते, लेकिन आत्मनिर्भर भारत हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोकल टू वोकल, मोदी जी का स्लोगन था ना, लोकल टू वोकल, लोकल ही को वोकल बनाया जा सकता है। तो उनका ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सामान खरीदो, मेक इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें था, जिससे क्या होती है कि प्रकृति के रूप से घरेलू जो सामान है, घरेलू सामान को बढ़ने में, इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने में कामयाबी होती है। उसके लिए कि भविष्य के लिए नए वैश्विक लिंक बनाना की ज़रूरत है।
राइटर के द्वारा बताया जाता है कि जो परिस्थिति है, आपने एक स्लोगन सुना होगा, एक कहावत सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इसमें ये बताया जाता है राइटर के द्वारा कि जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या है, समस्या के बाद कहीं ना कहीं हमें एक उजाला दिखता है, हम यहाँ तक चलते हैं, प्रकाश दिखता है। जैसे अभी आप यूपीएससी का जर्नी में पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता होगा। जहाँ पे जाते होंगे हर तरीके से आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता होगा, क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, यूपीएससी नहीं होता है, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, आपने सारा चीज़ें जलते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां से आपको पूरा उजाला दिखेगा, पूरा प्रकाश दिखेगा। तो राइटर के द्वारा यही बताया जाता है, यदि समस्या है तो उसका समाधान और आगे देखने के लिए मिलता है। जिसका एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर आया था, विश्व युद्ध आया था, तो विश्व युद्ध के बाद हमने एक साथ आया और एक साथ काम करने के लिए सोचा। तो यूएन का गठन किया गया, वर्ल्ड बैंक का किया गया, आईएमएफ का किया गया, गेट का किया गया, इन सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। उस निर्माण से ये हुआ कि हमारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, विश्व की जो टोटल व्यापार था, वो 60.80 बिलियन डॉलर का था। वो बढ़ के 1980 में कितना हो गया, 2049 बिलियन डॉलर का हो गया, सिर्फ 30 सालों में। उसी तरह से राइटर्स के द्वारा बताया जाता है कि ये जो समस्या आई है, इस समस्या से आगे हमारे पास संभावना है। हो सकता है तो हम मिलके एक ऐसा चीज़ों को, ऐसा सिस्टम को बनाया जाए, जिस सिस्टम के बहाने हम इन चीज़ों से उभर के सामने आए और इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। उसके द्वारा राइटर के द्वारा और एक पॉइंट बताए जाते हैं कि विश्व व्यापार की जो पुनरुद्धार के लिए काम करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित समृद्धि की जो श्रृंखला है, उसको, इसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा मतलब क्षमता को बढ़ाया जाए, और इसमें खास तौर पे आपूर्ति की जो श्रृंखला है, ठीक है, उसमें संशोधन करके उसको पुनर्जीवित किया जाए, जिससे कि सभी राष्ट्रों को उनके जो मापदंड है उस पर खड़ा उतरना चाहिए, और व्यापार की जो बाधा है उस बाधा को भी दूर करने की जरूरत है, जो बाधा सामने आता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी निर्माण। इनके द्वारा राइटर का बताया जाता है कि जिस तरह से 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को बदलाव में सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाया था वो था भाप इंजन। 20वीं सदी में कंप्यूटरीकरण। लेकिन 21वीं सदी जो होगा वो डेटा का होगा, डेटा पर आधारित होगा अर्थव्यवस्था, डेटा पर चला रहेगा, मुख्य चालक जो होगा वो डेटा होगा। इस तरह से व्यापार को आप लक्षित करके, जिस तरह से कोविड-19 है, उसके बाद जो दुनिया बदलने जा रही है, दुनिया जो बदलेगा, उसमें एक नवाचार आएगा, और नवाचार में सबसे बड़ा उपयोगी वो होगा डेटा। अब राइटर के द्वारा इसमें भारत में के बारे में बताया जाता है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से इमर्ज करना चाहिए कि अपने तरफ, और ये जो जीडीपी का हमारा लॉस चल रहा है, इसको भरपाई किया जा सके। राइटर के द्वारा पहला जो पॉइंट बताया जाता है उसमें है कि मूल्यवर्धी जो विनिर्माण है और प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी है, इसको प्रोत्साहन करने की जरूरत है। आपको इसमें क्या करने की जरूरत है, जो उत्पादन है, जो तैयार माल है, उसको प्रोत्साहन करके एक पारिस्थितिक तंत्र में इस तरह से ढाला जाए कि वह पीएलआई के तरफ प्लगिंग हो, ठीक है, प्लग एंड प्ले का निर्माण होना चाहिए इस इकाइयों को। यह उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन योजना है कि आप उत्पादन के लिए किस तरह से प्रोत्साहन किया जाएगा। सभी को, एमएसएमई को हम देखेंगे कि देखिए समय समय पर पैकेज की ज़रूरत है। एमएसएमई को आप पैकेज दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत भी सरकार ने बहुत सारे पैकेज दिए हैं एमएसएमई को। लेकिन एमएसएमई को पैकेज के साथ साथ उनको क्या आपको करना पड़ेगा, कच्चा माल प्रोवाइड करना पड़ेगा, मध्यवर्ती सामान जो होती है उसकी सस्ती इनपुट देना पड़ेगा, उनकी जो लागत है उनको लागत को कम करना पड़ेगा, ठीक है, रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनको समर्थित किया जाना चाहिए। और स्थानीय स्तर पे ये सारे चीज़ों किया जाएगा तो स्थानीय स्तर पे सबसे बड़ी चीज़ होगी रोजगार सृजन होगा, तो आपके बाजार में, आपकी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाएगी। जैसे ही आपकी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी तो हमारा जो ये साइकिल है अर्थव्यवस्था का, वो चलना चालू हो जाता है। तो इस तरह से आपको बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद बड़े उद्योग जो हैं, बड़े उद्योग, उसको कहाँ पे फोकस करवाने की जरूरत है, आप प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर फोकस करवाइए। जो तैयार माल है, जो माल बन गया है, उसको आपको क्या करना है, बेचना है। उत्पादन मालों को व्यापारिक क्षेत्रों में ले जाना है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और उसी तरह से एमएसएमई को क्या करना चाहिए, एमएसएमई को आप प्रोत्साहन कीजिए कि सामानों को बनाए प्रतिस्पर्धा दर पे, कम दरों पे बनाया जाए, जिससे कि उनकी इंडिया लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे उनकी सामानों की कंपटीशन में आ जाए। ये नहीं कि आपका सामान 100 रुपये में मिल रहा है और दूसरे देशों का या दूसरा जो सामान बनाया है वो 50 रुपये मिल रहा है, तो फिर तो यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है।
फिर तो आप दूर से है, दूर बाहर है, कभी नहीं आप डेवलप कर पाएंगे। आपका ऐसा होना चाहिए कि उनका 99 है तो आपका 100 भी होना चाहिए, या फिर दोनों का 100 होना चाहिए। इस तरह से कहाँ से करेंगे, तो हमने पीछे देखा कि सरकारों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन के साथ साथ उनको कच्चा माल इनपुट है वो सस्ते रेटों पे प्रोवाइड करवाना चाहिए। और यहाँ पे बताया ये जाता है कि एमएसएमई को उत्पादन में प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और बड़े जो कंपनियां हैं उनको सेल करने पे जरूरत देना है कि आप व्यवसाय करिए, आप जो तैयार माल है उसको जाके बेचिए। ये सारी चीजें प्रतिस्पर्धा किया जा रहा है। और इसमें किस चीजों की जरूरत है, स्थानीय रूप से इसको इनपुट करने की जरूरत है। यदि हम स्थानीय रूप से जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार उत्पन्न होने से हमारी जो अर्थव्यवस्था में मांग है वो मांग क्रिएट हो जाएगा, और मांग क्रिएट होने से हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम आगे बन के सामने आएगी। उसके बाद है कि हमारा जो हमारे जो गुड्स होना चाहिए, हमारा जो माल वस्तु बनना चाहिए, वो वस्तु माल का किसका मानक होना चाहिए, वैश्विक मानक पे खड़ा होना चाहिए। यदि जैसे आपने बासमती चावल का मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा बासमती चावल सबसे ज़्यादा फेमस था, लेकिन यूएसए ने बासमती चावल को लेने से मना कर दिया। क्या पता है आपको रीजन क्या है? इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि इसमें सफाई नहीं रहता है, और इसमें जो सफाई होती है इसके साथ साथ हमारे देशों में कुछ कीड़े आ जाते हैं, कुछ डिजीज आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पे बीमारी फैलने का डर है, इसलिए इन्होंने इसको मना कर दिया। लेकिन यदि आप सफाई करें के वैश्विक मानक है, यदि इस पे आप यदि खड़ा उतरते हैं तो दूसरे देशों में भी आपके सामानों को मांग बढ़ेगी। जैसे दूसरे देशों में सामान की मांग बढ़ेगी, आपकी अर्थव्यवस्था में आपकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित हो जाएगी, निर्यात पे आधारित हो जाएगी। अभी तक हम आयात पे निर्धारित होते थे, अब हम निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौशल लेना पड़ेगा, स्किल लेने पड़ेगी, उत्पादन में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उस तरह से, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, हम अपनी रणनीति को उसका दुनिया का हिस्सा बनना चाहिए, और दुनिया की रणनीति के हिसाब से, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उनके डिमांड के अनुसार से हमें अपना भी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए। तो आज के आर्टिकल में हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम पीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डालते हैं, वो भी आप पढ़िए। और ये जो आपका एडिटोरियल डिस्कशन होता है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।